आज क्या स्टार्ट करेंगे? सुनो, इकोलॉजी स्टार्ट करेंगे। हम पढ़ेंगे इकोलॉजी, और उसमें पहले इकोलॉजी पढ़ेंगे, फिर पारितंत्र पढ़ेंगे। तो पारितंत्र भी इकोलॉजी के अंतर्गत ही आता है। तो इकोलॉजी क्या है ये डिफाइन करेंगे अभी, ठीक है? तो हेडिंग लिख लो आप, इकोलॉजी, ठीक है? इकोलॉजी को हम बोलते हैं पारिस्थितिकी। लिखा ही नहीं जरा हाथ तो सर्दी में। पारिस्थितिकी, ठीक है? हम बोलते हैं इको फ्रेंडली बनो, मतलब इस नेचर का क्या है आप ध्यान रखो, क्योंकि ये नेचर सब कुछ देती है आपको। तो इको फ्रेंडली बनो। तो इको शब्द कहाँ से निकल के आया और लॉजी शब्द कहाँ से निकल के आया, इकोलॉजी का मतलब क्या है ये बताएं आपको। तो इको शब्द कहाँ से निकल के आया, तो आपको बता दें ओकायोस। ओकायोस एक वर्ड है, आइकोस बोल सकते हैं जिसे, आइकोस। और ये आइकोस वर्ड ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक शब्द है। और इसका मतलब होता है हैबिटेट, यानी आवास। क्या होता है? आवास, हैबिटेट, ठीक है? आवास। और एक वर्ड है यहां पर लॉजी, और लॉजी से एक दूसरा वर्ड है लोगस या लोजिया। ये भी ग्रीक वर्ड है। ग्रीक जानते हो ना? जैसे साइंसिया का मतलब होता है साइंस, और उसका मतलब नॉलेज, इसी से विज्ञान सब निकल के आया है। ऐसे ही ग्रीक वर्ड है लोजिया, जो ग्रीस देश से निकल के आया है, यूरोप आदि में पड़ता है, प्राचीन भाषा के वहाँ की। तो इसका मतलब होता है टू स्टडी, यानी अध्ययन करना। क्या करना? टू स्टडी। तो मतलब परिभाषा क्या होगी? ध्यान से सुनना, ध्यान सुना। परिभाषा ये होगी कि जो जीव होते हैं, पेड़ पौधे हो चाहे जंतु हो, ये वातावरण के साथ क्या है संबंध बनाने के क्या है इसमें रहते हैं। तो जीवों यानी पेड़ पौधे और जंतुओं का उनके आवास से संबंधित जो शाखा होती है, उस शाखा को बोलते हैं हम इकोलॉजी, ठीक है? और इससे जो तंत्र बनता है उसे पारितंत्र यानी इकोसिस्टम बोलते हैं। वो अलग से चैप्टर है इकोसिस्टम, उसको अलग से पढ़ेंगे। अभी हम इकोलॉजी वाली बात करेंगे, ठीक है? तो परिभाषा क्या होगी? परिभाषा क्या होगी इसकी? जीवों यानी जंतुओं व पादपों, जंतुओं व पादपों का उनके आवास व पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित अध्ययन शाखा को, अध्ययन वाली शाखा को क्या बोलते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। ए लिख लो रे, ठीक है ना? हाँ, तो लिखेगा नहीं तो मेरे क्या, मैं तो लिखते चलूंगा, फिर मुझे ना मेरे तरफ से, तो ठीक है? अब इकोलॉजी शब्द किसने दिया? इकोलॉजी वर्ड किसने दिया? तो ये शब्द दिया गया था रिटर या रेटर या रिचर, इसे कैसे भी लिखो ना, बात एक ही है, ठीक है? हैं? नहीं, इसको देखना ही है, वैसे लिखना नहीं है। इसमें देखो इकोलॉजी में इकोलॉजी है, पारितंत्र है, जैव प्रौद्योगिकी और पर्यावरण है। चार चैप्टर है टोटल। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं लगभग 5, 6, 7, है ना? 3 भी आ जाते हैं, 4 भी आ जाते हैं, कई बार 3 भी आ जाते हैं, कई 4 भी आ जाते हैं, ठीक है? हाँ, आ भी जाता है, कभी नहीं भी आता, पर 3 क्वेश्चन तो फिक्स है, आते हैं यहाँ से। ए हर्ष, तो इकोलॉजी शब्द दिया था रेटर ने, और इकोलॉजी का जनक भी रेटर को ही बोलते हैं, ठीक है? तो द फादर ऑफ इकोलॉजी, ये किसको बोलते हैं?
इसको रिचर को बोलते हैं, इसी रिचर को ही बोलते हैं। ठीक है, और भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक कौन है ना? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, द इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी। तो वो कौन है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। तो रामदेव मिश्रा, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, हाँ, भ्रूण का, भ्रूण वाला है वो, तो भ्रूण विज्ञान का है वो, तो 95वां ईस्वी, तो भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक। तो द फादर ऑफ इकोलॉजी रिचर को बोलते हैं। इंडियन इकोलॉजी की बात करें फादर की, तो वो है रामदेव मिश्रा को बोलते हैं। तो ये इकोलॉजी की परिभाषा की कहाँ से शब्द निकल के आया और कौन इसके जनक होते हैं। अब इसके आगे हम, तो इकोलॉजी के प्रकार क्या होते हैं? तो दो प्रकार की इकोलॉजी होती है। प्रकार की बात करते हैं हम, दो प्रकार की होती है इकोलॉजी। एक तो है तो ये प्लांट इकोलॉजी, एक होती है एनिमल इकोलॉजी, मतलब पेड़ पौधों का पर्यावरण के साथ संबंध और जंतुओं का। ठीक है, तो एनिमल इकोलॉजी और प्लांट इकोलॉजी। अगर संगठन के आधार पे बात करें हम, संगठन के आधार पर प्रकार की बात करें, तो दो प्रकार के होते हैं इसमें भी। पहला ऑटो इकोलॉजी, ऑटो इकोलॉजी इसे बोलते हैं स्व पारिस्थितिकी। इसका मतलब यह है कि एक ही जाति का पर्यावरण के साथ संबंध है, एक जाति का। ठीक है, एक समान जाति होगी ना, मतलब एक समान जातियों का। तो इसमें तो क्या आ जाएगा? एक समान जातियों का, एक समान जातियों का पर्यावरण के साथ संबंध। ठीक है, ये जीवों की पारस्परिक से संबंधित क्या होता है? इकोलॉजी होता है। और एक अनेक जातियों का हो, बीच में बातें नहीं, इसको बोलते हैं सिन इकोलॉजी, सिन इकोलॉजी। और जहां भी शब्द आ जाता है सिन, सिन का मतलब होता संयुक्त होना, जुड़ना, बताया था ना पहले भी। अरे सिन शब्द जहां भी आ जाता है इसका मतलब क्या होता है? जुड़ना या संयुक्त होना। तो इसका मतलब होता है ना, सम पारिस्थितिकी बोलते हैं इसे, सम पारिस्थितिकी, मतलब अनेक जातियों का पर्यावरण के साथ संबंध, अलग अलग प्रकार की जातियां। तो अनेक लिख देते हैं हम यहाँ पर, अनेक प्रकार की जातियों का पर्यावरण के साथ संबंध, इसे हम बोलते हैं क्या? सिन इकोलॉजी। ठीक है, समझ आ गया? तो ये इसके बारे में था। अब हम एक डायग्राम बनाऊंगा, इससे पहले है ना, इसको प्रभावित करने वाले अलग अलग कारक होते हैं। ठीक है, उनको बताओ। इससे पहले एक बताऊंगा, इसके लिखे आप, फिर बताऊँ इसे मिटाकर। लिख लिएगा इसे, ठीक है। देखो ध्यान से, इकोलॉजी कैसे बनती है, तो ये कि इसमें कौन कौन से हैं आपको ध्यान से बताऊं। एक सीक्वेंस चलती है, ठीक है, यहाँ से देखना। सबसे नीचे आप जानते हो जाति आती है, जिसे स्पीशीज बोलते हैं हम, है ना। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई थी, हम उसमें पढ़ लिए थे ना टेक्सोनॉमी में। तो ये जाति होती है जिसे हम बोलते हैं व्यष्टि। क्या बोलते हैं? व्यष्टि। बायोलॉजी में ये शब्द लिखा हुआ है ना, व्यष्टि। व्यष्टि यानी जाति होती है। ये जाति से फिर आगे अनेक समूह होता है, उसे हम बोलते हैं समष्टि, यानी जातियों का समूह, जिसे आम भाषा में हम बोलते हैं पॉपुलेशन या जनसंख्या। क्या बोलते हैं? यानी जातियों का समूह क्या कहलाता है? पॉपुलेशन। ठीक है, जातियां मिलकर फिर क्या बनाती है? इकोसिस्टम बनाती है, एक प्रकार से इकोसिस्टम।
तो इकोसिस्टम से पहले आपको बता दूं, पहले इससे इकोसिस्टम से पहले बनता है एक समुदाय। तो समुदाय को लिख लेते हैं पहले हम, समुदाय, जिसे हम बोलते हैं कम्युनिटी। ठीक है, समुदाय का मतलब अलग अलग जीवों के मध्य का समुदाय है ना। जैसे पशुओं का अलग हो गया, अलग पशुओं में भी अलग अलग, जैसे गाय का, भैंस का, बकरी का, इंसानों का, अलग अलग समुदाय बन गए। ठीक है, और इसके बाद में चलते हैं हम इकोसिस्टम। इसको हम बोलते हैं पारितंत्र। अब बताओ पारितंत्र शब्द किसने दिया था? एजिटेंसले ने, है ना, 1935 में। बता देंगे इसको भी। और इसके बाद में आता है बायोम, और बायोम को हम बोलते हैं जीवोम। यानी बड़े इकोसिस्टम को हम क्या बोलते हैं? बायोम या जीवोम बोलते हैं। ठीक है, बड़े इकोसिस्टम को, तो बड़े इकोसिस्टम को बायोम बोलते हैं। इसे लिख लेना आप, बड़े इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं हम? बायोम बोलते हैं। पारितंत्र का मतलब होता है जैविक अजैविक घटक। ये तो पूरा चैप्टर है, इसको तो हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, और ये समष्टि आप जानते हो, है ना, जातियों का समूह, जातियों का समूह। ठीक है, वैसे आपको बता दें कि एक इकोलॉजी में हम मानते हैं तो उस पारितंत्र को नहीं मानते, इन चार को ही मानते हैं, चार घटक ही मानते हैं, जाति, समष्टि, समुदाय और बायोम को ही मानते हैं हम। ठीक है, ये क्रम होता है एक। तो इससे भी आपसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, सीक्वेंस से भी। ठीक है, इस सीक्वेंस से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसे भी लिख लो, जाति, समष्टि, समुदाय, पारितंत्र, बायोम। ठीक है, बायोम के आगे फिर यूनिवर्स यानी जगत, यूनिवर्स आ जाता है। ठीक है, पहले लिखाया था ना एक बार इसको, पहले शुरुआत में लिखाया था ना इसको। ठीक है, वो एक बार वो लिख लो यहाँ पर। तो ये सीक्वेंस पूछ लेता आपसे। तो अब हम यहाँ पर बायोम की बात करेंगे। अभी बायोम ही पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, पारितंत्र वाला तो है, ऊपर वाले लिख लिए थे आप। तो कौन है पारिस्थितिकी का जनक? अरे कौन है? अभी तो लिखाया था, पारिस्थितिकी का जनक है। प्रेजिटेंस क्यों बोल रही है? पारितंत्र शब्द दिया था ना, और पारितंत्र की भी खूब सारे जनक है। ठीक है, जैसे होलोसीन वर्ड किसके लिए आता है? पारितंत्र के लिए आता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अरे जेट में आया हुआ है, नहीं आया हुआ? खोल के देख लेना इसको भी, जेट के पेपर को, उसमें आया हुआ है। ठीक है, ये लिख लिए क्या? अब आगे देखो, मिटा दूं? मिटा दूंगे? अब देखो, अलग अलग बायोम की बात करेंगे हम। तो काले और गोरे होने का कारण क्या है, हम ये जानेंगे कि काले और गोरे क्यों होते हैं। ठीक है, तो बायोम की बात करेंगे हम, जिसे हम बायोम या जीवोम बोलते हैं। अरे ये बीच में था टॉपिक है ना, इसमें 2-3 क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए नहीं, मेरे क्या लिखा दूंगा लाइनें भी, पूरा नहीं समझोगे तो। देखो ध्यान से समझो, ये अपने सूर्य भगवान हैं। लाइट भी आ जाएगी, देखो आगे सूर्य भगवान, ये सन है ना। ठीक है, और ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है। अब ऐसे मत कहना सूर्य छोटा पड़ गया पृथ्वी के सामने। ठीक है, ये तो समझा रहे हैं ना। ठीक है, अब समझो ध्यान से। आप जब जानते हो, ये बीच में जो एक रेखा होती है, काल्पनिक रेखा बोलते हैं, ऐसे खिंच थोड़ी रखी है, वो ग्लोब में दर्शाते हैं इसे हम, है ना, ग्लोब में दर्शाते हैं, यानी पृथ्वी के ऊपर थोड़ी खिंच रखी है ये रेखा। इसी रेखा को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो विषुवत या भूमध्य रेखा,
भूमध्य रेखा। ठीक है, अब कौन सी रेखा है मालूम नहीं है। ठीक है, ये भूमध्य रेखा हो गई। ठीक है, कितनी डिग्री? क्योंकि 360 का मानते हैं टोटल, 360 का डिग्री का मानते हैं हम। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस क्या 0 डिग्री में होती है, मतलब सेल्सियस क्या ना, इसके ऊपर कम होता है, नीचे मम होता है ना। कम मतलब कम 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 का मतलब होता है कर्क रेखा। ये मैं का मतलब क्या होता है? मकर रेखा। ध्यान से सुनना, इसको समझना, काले और गोरे क्यों होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, ये है 23.5 डिग्री और ये भी कितनी है? ध्यान से सुनो, एक ग्लोब में आप देखोगे तो 360 डिग्री मानते हैं। ध्यान से इधर देखो, ए हर्ष, ए शांत शांत, 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, मतलब कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री पर और ये होती है मकर रेखा 23.5 डिग्री पर। ठीक है, ये भूमध्य रेखा आ गई। और अपना जो भारत है ना, यहाँ पर है। ठीक है, ये अपना भारत है। ठीक है, ये अपना भारत है, समझ जाना, ध्यान से देखना, ये अपना भारत है। और भारत पूरा का पूरा क्या है? उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ये ध्यान से सुन लो, इस टॉपिक को ने मेरा क्या, अभी नहीं समझाऊंगा मैं इसको, है ना। ये भूमध्य रेखा के इधर का सारा हिस्सा है, इसे बोलते हैं हम उत्तरी अक्षांश। अक्षांश का मतलब होता है जो आड़ी रेखाएं होती है ना ग्लोब पर, उसे अक्षांश बोलते हैं। जो खड़ी रेखाएं होती है उसे देशांतर बोलते हैं। ठीक है, तो ये अक्षांश, तो भारत पूरा का पूरा कहाँ स्थित है? सही कहा, उत्तरी अक्षांश में। ठीक है, और इधर का जो सारा हिस्सा है, तो ये सारा जो हिस्सा है, ये कौन सा हिस्सा हो गया? उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल हो गया ना, नॉर्थ पोल। और ये कौन सा हो गया? साउथ पोल। अब आप बात करोगे ना तो मैं इसके 2-4 क्वेश्चन है बस वो लिखा कर कंप्लीट। साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। अब आप बताओ, सूर्य की जो किरणें होती है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात, सूर्य की जो किरणें होती है वो ध्रुवों पर तिरछी जाएगी। तो तिरछी जाएगी तो आप जानते हो वहाँ पर टेम्परेचर कम होगा कि ज़्यादा होगा? एक तो हम सामने खड़े हो टेम्परेचर के सामने, सीधे किरणों के सामने, तो धूप अच्छी आएगी। जैसे गर्मियों में सूरज ऊपर होता है तो सीधी धूप आती है ना अपने, तो सर्दियों में तिरछा होता है, सूरज इधर या इधर होता है, मतलब। ठीक है, तो तिरछी आती है तो सर्दी होती है, मतलब ध्रुवों पर क्या है? टेम्परेचर कम होता है, इसलिए बर्फ़ जम जाती है, माइनस में जाता जाता है। तो ध्रुवों पर अधिकतर क्या है? यहाँ पर जीवों की संख्या कम होगी। ठीक है, तो और यहाँ पर आपको जीवों की संख्या भी कम मिलेगी और अधिकतर जो है जमी हुई झीलें अरी मिलेगी आपको। तो 60 डिग्री उत्तरी जो ध्रुव है, ठीक है, इसका ऊपरी क्षेत्र को हम बोलते हैं टुंड्रा। क्या बोलते हैं? अब 60 डिग्री कहाँ से आएगा? लगभग यहाँ तक आ जाएगा, है ना, इस हिस्से को मान लो, तो इसे बोलते हैं हम टुंड्रा, यानी 60 डिग्री नॉर्थ पोल, है ना, अक्षांश, लैटिट्यूड, है ना। तो इसे हम बोलते हैं टुंड्रा। यहाँ पर आपको वनस्पति कम ही देखने को मिलेगी, और देखने को मिलेगी तो लाइकेन, घास फूस देखने को मिलेगा। सुन लेना, इस क्षेत्र को बोलते हैं, इसमें घास होगी, कुछ लाइकेन भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तो वनस्पति कम ही देखने को मिलेगी, तो वनस्पति विरल ही दिखाई देती है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम टुंड्रा। ध्यान से याद रखना, टुंड्रा बोलते हैं। ठीक है, इससे जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो शीतोष्ण वन आते हैं, शीतोष्ण। तो इससे नीचे वाले कौन से वन आएंगे?
शीतोष्ण वन, ठीक है, शीतोष्ण वन आएंगे। इससे नीचे आएंगे तो समशीतोष्ण वन आएंगे, इससे नीचे आएंगे हम तो समशीतोष्ण। हाँ सामाजिक पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहां पर कटिबंधीय बनाते हैं। अब देखो ध्यान से, इस हिस्से को समझो आप, तो इस हिस्से को हम समझो, इस हिस्से को समझो ध्यान से आप। तो भूमध्य रेखा के आसपास का सारा है, इस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए इसके आसपास जितने भी देश आते हैं उनमें जो लोग रहते हैं वो अधिकतर या तो सांवलेपन के रहते हैं, यानी काले होते हैं, ज़्यादा गोरे नहीं होते। और ध्रुवों पर जो होते हैं, जैसे यहाँ पर आप जानते हो, यहाँ पर यूरोप महाद्वीप पड़ता है, और यूरोप महाद्वीप में जैसे इंग्लैंड ये है, तो इंग्लैंड के लोग गोरे होते हैं, ठीक है, देखा होगा आपने, गोरे तो होते हैं इंग्लैंड के लोग, ठीक है, ठीक है। तो गोरे काले होने का कारण क्या है? एक तो एनवायरमेंट निर्भर करता है, तो ये एनवायरमेंट निर्भर करता है। तो जो ध्रुवों की ओर होते हैं ज़्यादातर, यानी भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर साइडों में होते हैं, वो अधिकतर गोरे होते हैं, और इसके आसपास जो होते हैं वो काले होते हैं। इसके अलावा जीन्स, वो तो आप जानते हो, आप जेनेटिक्स पढ़ते हो, तो जीन्स भी अफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो काले गोरे होने का कारण क्या है? एक तो जीन्स और एक एनवायरमेंट है, ठीक है। तो इस क्षेत्र को बोलते हैं हम, इस क्षेत्र को बोलते हैं उष्ण कटिबंध वन। और यहां पर आप जानते हो इस जगह, लगभग इस जगह क्या है? दक्षिण अमेरिका है ना यहाँ पर। अरे 7 महाद्वीप है ना, कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप। तो दक्षिण अमेरिका का जो क्षेत्र है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आता है, और ध्यान से सुनना, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आता है। और दक्षिण अमेरिका में है ब्राजील देश, और यहां पर है अमेजन वर्षा वन, दिख रहा नहीं? अमेजन वर्षा वन, अमेजन वर्षा वन की जैव विविधता पूरी विश्व में सबसे ज्यादा होती है, और इसे पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं। लिखा दिया था नहीं क्वेश्चन? पृथ्वी का फेफड़ा, फेफड़ा का मतलब क्या है? ऑक्सीजन मुक्त करता है यहाँ से, ठीक है। तो पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन वर्षा वन को बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बताने का है काले गोरे क्यों होते हैं, ये कारण बताने का था, ठीक है। और टेगा का मतलब इसके दक्षिणी छोर, इसका जो यहाँ का क्षेत्र है ना, यहाँ का इस छोर को टेगा के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर शंकुधारी वन भी पाए जाते हैं। तो ज़्यादा ये तो ज़्यादा फिर सामाजिक आ जाएगी। अपने तो ये याद रखना, पृथ्वी का फेफड़ा क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या है, टुंड्रा कौन सा क्षेत्र था, ठीक है। इसे आप शॉर्ट में लिख लो, बना लो, ठीक है। इसे ऑफ कर, ये तो देखो अब हेडिंग लिखो या इकोलॉजी को इकोलॉजी को प्रभावित करने वाले कारक। और इसमें हम पढ़ेंगे अजैविक, अजैविक यानी एबायोटिक फैक्टर। तो इकोलॉजी को अजैविक कारक, ये अब तो ये किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए, सुन लेना ध्यान से, ठीक है, बोलना नहीं। अब अजैविक कारक मतलब अजैविक, जैसे प्रकाश होता है, तापमान होता है, ठीक है, जल होता है, मृदा होती है। तो इनके बारे में आप एक जी में भरपूर पढ़ रहे हो, मैं तो मेन लाइनें लिखा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ध्यान से लिख लो, ठीक है। तो तापमान की बात करें, सबसे पहले तापमान, तो आप जानते हो तापमान सबसे मुख्य कारक होता है, एक लाइन लिख लेना, है ना। इकोलॉजी को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक होता है, इकोलॉजी को प्रभावित करने वाला सबसे मुख्य कारक
सबसे मुख्य कारक यही है, तापमान। और तापमान आप जानते हो पेड़ पौधों के लिए, वर्दी के लिए, जीवों के लिए अति महत्वपूर्ण है। और 25 डिग्री सेल्सियस तो नॉर्मल सही माना जाता है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस सभी के लिए, ठीक है। ज़्यादा तो इसमें आप बता दें, इसमें 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो ज़्यादा टेम्परेचर को सहन करने वाले जीव, एक कम टेम्परेचर को सहन करने वाली जीव, इसे बोलते हैं तो यूरीथर्मल, और एक बोलते हैं स्टेनोथर्मल। एक और पृथु लवणी, और एक बोलते हैं हम तनु लवणी, वो लवणी क्या, तापी, है ना। देखो ध्यान से, तो 2 प्रकार हुए इसके, 2 प्रकार, बाकी और इसमें है नहीं। तो एक तो होता है पृथु तापी। पृथु का मतलब होता है अधिक, पृथु का मतलब क्या होता है, अधिक। इसे बोलते हैं हम यूरीथर्मल। यूरीथर्मल का मतलब तापमान की अधिक प्रवास को सहन करने वाले। जैसे दूरीय क्षेत्रों पर टेम्परेचर कम होता है, वो अधिक प्रवास को सहन नहीं कर सकते। मनुष्य है, मनुष्य हर टेम्परेचर को सहन कर सकता है, साइक्लोप्स है, मनुष्य है ना। तो ये एक प्रकार से क्या है, यूरीथर्मल है। तो अधिक तापमान को सहन करने वाले जीव, अधिक तापमान प्रवास को सहन करने वाले, ठीक है। और एक होता है, जैसे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, मनुष्य सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसमें, ठीक है। इसी प्रकार एक होता है तनुतापी, इसे बोलते हैं हम स्टेनोथर्मल, स्टेनोथर्मल। इसका मतलब कम प्रवास को सहन करने वाले, तापमान की कम प्रवास को सहन करने वाले, तापमान की कम प्रवास को सहन करने वाले, ठीक है। जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों के जीव जैसे ध्रुवीय बालूरिय, है ना, ठीक है। ज्यादा तापमान को सहन नहीं कर सकते, इसे लिखे, है ना। और आगे हम बात करेंगे अब। ये भला आप ही थोड़े दिन बाद में बताऊं क्या बोलोगे, कसक और से नहीं करवाई, आप ही बोलोगे ये बात। हाँ, सही बोला, वो गर्मियों के दिन ऐसे नहीं निकलते। हर घर में ऐसी थोड़ी है, तो हर घर में ऐसी थोड़ी है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, लिख लिया ना। तो ये टेम्परेचर है। आगे देखो ध्यान से, इसी प्रकार मृदा, सॉइल। अब देखो सॉइल से आपके पूरे एजी में है, पर आप यहां से 2 लिख सकते हो लाइन। एक तो क्या है, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी का मतलब मृदा विज्ञान। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। विज्ञान की वैसा का जिसके अंतर्गत मृदा का अध्ययन करते हैं, चाहे संगठन हो, चाहे उसकी प्रकार हो, ठीक है, चाहे बालू का हो, रेत हो, अलग अलग। तो पेडोलॉजी मृदा विज्ञान बोलते हैं। और जो सैंपल, मिट्टी का सैंपल ले जाते हैं, जिसका टेस्ट करते हैं, कितनी नमी है, कितनी लवण है, उसको बोलते हैं पेडोन, ठीक है। तो पेडोन का मतलब क्या हो गया, है ना, सैंपल, सैंपल यानी नमूना, मृदा का नमूना, है ना, जिसका टेस्ट करवाते हैं उसे पेडोन बोलते हैं, ठीक है। और सबसे वनस्पति के लिए ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, वनस्पति या फसल के लिए अच्छी मिट्टी कौन सी है। तो वनस्पति या फसल के लिए सबसे बेस्ट सॉइल कौन सी है,
क्या नाम है उसका? लोमी। लोमी का मतलब दोमट, दोमट मृदा सबसे बेस्ट मानी जाती है, दोमट मृदा। इसे भी आप लिखें, ठीक है। और इसके अलावा अब एक एग्जाम में पूछ सकता है, वो मैंने पहले लिखाया था, अलग अलग क्षेत्रों में क्या पेड़ पौधे उगते हैं। जैसे ठंडी मृदा में उगने वाले क्रासोफाइट, ठंडी मृदा में उगने वाले क्रासोफाइट, जीरोफाइट मरुस्थलीय पौधे, है ना, सेमोफाइट बालू नहीं, उसे तो है, वो बोलते हैं हेलाइन वाले, मैग्रोव दलदली आसपास, और समुद्र के अंदर उगने वाले हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइट, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार हैं 3, उनके भी लिखा देते हैं आपको, इस मिट्टी वाले टॉपिक में लिख लेना उसे, ठीक है। तो वो एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। लिख लिए क्या इसे? नहीं मिटा रहा, तो ये भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ठीक है। एक तो होता है हेलोफाइट, हेलोफाइट, हेलोफाइट को बोलते हैं हम लवणोद्भिद। क्या बोलते हैं? लवणोद्भिद। मतलब हेलाइन शब्द आता है लवण के लिए, हेलाइन शब्द आता है किसके लिए? लवण के लिए। तो इसका मतलब क्या होगा? लवणीय मृदा में उगने वाले पादप। एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, नोट में लिख लेना इसे। लवणीय मृदा में उगने वाले में उगने वाले पादप, यह आपसे पूछ सकता है। दूसरा सेमोफाइट, सेमोफाइट, सेमोफाइट को बोलते हैं हम, है ना, बालुकोद्भिद, बालू में उगने वाले, बालुकोद्भिद। इसका मतलब होता है रेत में उगने वाले, रेत पर उगने वाले, रेत पर उगने वाले, ठीक है। उगने वाले आप पीछे लिख देना पादप। ये आपसे एग्जाम पूछ सकता है, मोस्ट है, ठीक है। इसके अलावा जीरोफाइट भी इसी में बोलते हैं हम, जीरोफाइट, जीरोफाइट भी यही है एक प्रकार से, है ना, मरुस्थल में उगने वाले, तो मरुद्भिद बोलते हैं उन्हें हम। तो ये बालू का ही आ गया मरुद्भिद। तो इसका आंसर ये आएगा, रेत, है ना, मरुस्थल में उगने वाले, मरुस्थल में उगने वाले पादप। इसी प्रकार आगे देखो ध्यान से, एक होता है लिथोफाइट। लिथो शब्द आता है चट्टान के लिए, चेस्मोफाइट आता है दरारों में उगने वाले, ठीक है। लिथोफाइट, इसका मतलब लिथो शब्द किसके लिए आता है? चट्टानों के लिए। तो इसे हम क्या बोलते हैं? चट्टान, शैलोद्भिद, शैल बोलते हैं ना चट्टान को, शैलोद्भिद मतलब चट्टानों पर उगने वाले। चट्टान नहीं दिखी क्या? पहाड़ रे बाठा, ठीक है, चट्टानों पर उगने वाले पादप। इसे नीचे वाले मिटा दें हम। ये चालू तो है ना? ठीक है। इसके अलावा एक होता है चेस्मोफाइट, चेस्मोफाइट्स। और आपको बता दूं, फाइट शब्द आप जानते हो ना, फाइट शब्द किसके लिए आता है? बताया था ना पहले भी, फाइट या फाइटोन, फाइट या फाइटोन, ये किसके लिए आता है? पादप के लिए आता है,
फाइटोन पादप के लिए आता है, ठीक है। तो चेस्मोफाइट क्या होता है? दरारो उद्भिद, दरारो उद्भिद, दरारों पे उगने वाले, दरारें होती है ना उनमें, अब कौन सी पे हो सकती है ना, तो दरारों में उगने वाले पादप। और दो एक है ना, फिर हो गया कंप्लीट, ठीक है। एक होता है, ठीक है, मैग्रोव। मैग्रोव ये किसने आया हुआ है? मैग्रोव वाला, मैग्रोवन। मैग्रोव का मतलब होता है दलदली या समुद्र के किनारे। तो दलदली या समुद्र के किनारे होने वाले, समुद्र के किनारे होने वाले, समुद्र के किनारे होने वाले, किनारे, ये क्वेश्चन आया हुआ है, उगने वाले, पिछली बार तो आया था ये। इसके अलावा और होता है, एक होता है क्रासोफाइट, क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट का मतलब होता है ठंडे स्थानों पर उगने वाले। क्राइसो शब्द आता है ठंडे के लिए, आइसो, हाँ आइस तो आइस के लिए आ जाएगा, है ना। तो क्राइसो का मतलब हो गया ठंडी जगह पर उगने वाले, ठंडी जगह पर उगने वाले पादप, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। 8वां देखो, एक होता है हाइड्रोफाइट, जल में उगने वाले, हाइड्रोफाइट, इसे बोलते हैं जलोदविद, जलोदविद का मतलब जल में उगने वाले, जैसे समुद्र में उगने वाले है ना, जल में उगने वाले पादप। बस बहुत है ना। अब कौन सा बच गया? हेल हो गया, जीरो हो गया, लिथ हो गया, चेस्म हो गया, मैग्रो हो गया, क्रस हो गया, ठीक है, हो गई है ना। तो इन्हें लिखिए आप, है ना, इसे ऑफ करें, है ना। वाटर में है तो एक तो होता है लवणीय जल में जीवन अधिक सहन करने वाले लवणीय जल को, उसे बोलते हैं पिर्तु लवणी, यूरी हेलाइन। जैसे अभी यूरी थर्मल लिखे थे ना, वैसे यूरी हेलाइन आ जाएगा, हेलाइन जल के लिए आता, ठीक है। तो आ जाएगा, एक तो इसके प्रकार आ जाएंगे, मतलब एक तो पिर्तु लवणी, ऐसा जल जिसमें अधिक लवण पाए जाते हैं, उसमें भी जीवन यापन करते हैं। जैसे समुद्री जीव, वो अधिक लवणीय क्षेत्र में भी जीवन यापन कर सकते हैं, उसे बोलते हैं पिर्तु लवणी, ठीक है। इसे बोलते हैं यूरी हेलाइन, यूरी हेलाइन। तो इसमें क्या जाएगा? अधिक लवणीय प्रास वाले जल को सहन करने वाले जीव, वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। जैसे समुद्री, है ना, समुद्री जीव, ठीक है। और एक आ जाएगा तनु लवणी, स्टेनोथर्मल, सॉरी थर्मल क्या, स्टेनो हेलाइन, स्टेनो हेलाइन। हेलाइन शब्द किसके लिए आता है ना, लवण के लिए, ठीक है। एक्वा शब्द जल के लिए आता है, ठीक है, एक्वा, ठीक है, एक्वा। तो इसमें आ जाएगा कम प्रास को सहन करने वाले, कम लवणीय प्रास को सहन करने वाले, कम लवणीय प्रास को सहन करने वाले, जैसे मीठे जल की मछलियां हैं या अन्य जीव हैं, ठीक है। मीठे जल की तो बोलते हैं, और क्या बोलते हैं उसे, ठीक है। तो ये था आपके प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो ये कंप्लीट है, अब आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है।
आप बता दिए इसकी पूरी जानकारी और हमारे चैनल को लाइक कीजिए। तुम्हारी इच्छा है तो कर देना यार, मत करना यार। लास्ट में यार अगर पसंद आए तो कर ही देना है, कर देना यार, कर देना यार।